नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ऋतु परिवर्तन होता है यानी कि मौसम में जब बदलाव आता है तो कई तरह की बीमारियां, कई तरह की परेशानियां हमें घेर लेती है। ऐसे में विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाता है। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर ऋतु परिवर्तन में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए और बीमार होने पर आयुर्वेद में इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ रजिस्ट्रार उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेश अधाना जी हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम, स्टूडियो में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो जैसा आज का हमारा विषय है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं और हमें स्वास्थ्य का जो ख्याल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इस बात को जानें कि आखिर ऋतुचर्या क्या होती है, अलग अलग ऋतुएँ कौन सी होती है और आयुर्वेद में किस प्रकार से डॉक्टर साहब इसका उल्लेख किया गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है आहार विहार, कि व्यक्ति का आहार और उसका विहार आचरण जो डेली लाइफ है वो कैसी रहे, और इसका निर्धारण जो वातावरण है, वातावरण के हिसाब से आयुर्वेद में उसको डिफाइन किया गया है, उसको विभाजित किया है, 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है आयुर्वेद के हिसाब से। उसका मूल उद्देश्य यही है कि क्योंकि हर ऋतु का अपना अलग अलग तापमान रहता है और उसका प्रभाव जड़ी बूटियों से लेके और जीव जंतु से लेके और हमारे वातावरणीय जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं और मनुष्य हैं, उन सब पे उस वातावरणीय परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए एक वातावरण में उसका एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसका कैसा खान पीन हो, कैसा उसका रहन सहन हो, किस ऋतु में उसको किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता है, किसी ऋतु में थोड़े हल्के कपड़े पहन सकते हैं। इस आधार पे ही ये सारा ऋतु का जो डिवीज़न है वर्ष भर का, इसको 6 ऋतुओं में आयुर्वेद में 6 भागों में इस तरह से डिवाइड किया गया है, जिसे ऋतुचर्या कहते हैं। यानी उसका आचरण उस ऋतु के आधार पर व्यक्ति का आचरण, और यानी जो समय का परिवर्तन है, जो वातावरणीय तापमान है, सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं, उनके आधार पे ही पेड़ पौधों के रस गुण वीर्य विपाक और पूरे हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो सारी भी उस आधार पे परिवर्तित होती रहती है। तो इसी तरह से जीव जंतु भी उसी आधार पे पैदा होते हैं और शरीर के अंदर रोग भी इसी आधार पे पैदा होते हैं। उन रोगों को किस तरह से रोका जाए होने से, यानी प्रिवेंशन, रोग हो ही नहीं, हो जाए तो उनका इलाज करें, तो पहले रोग पैदा ही ना हो ताकि वो व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो एक इस तरह से एक काल में बांटा गया है, 6 ऋतु में बांटा गया है कि किस काल में अगर व्यक्ति सावधानी से रहता है, उस ऋतु के हिसाब से अपना खान पीन रखता है, तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, रोग पैदा ही नहीं होंगे। इसीलिए आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व है। और मनीषियों ने आयुर्वेद के जो हमारे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में प्रारंभिक रूप से ही ऋतु परिवर्तन का वर्णन किया है, क्योंकि सबसे पहले शरीर निरोग रहे, रोगी ना हो, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि रोग हो ही नहीं शरीर में, वही ऋतुचर्या है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अलग अलग जो ऋतुएं आती हैं उनके हिसाब से किस तरह से हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए, और साथ में ये भी जानेंगे कि अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो हमें घेर लेती हैं। वर्षा ऋतु से ही मैं बताता हूँ। वातावरण के अंदर हर जगह जल भराव रहता है, और क्योंकि गर्मी के कारण जो तापमान बढ़ा हुआ था वातावरण का, और फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आई, तो वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में वो तापमान धीरे धीरे करके कम होने लगता है वर्षा के कारण। जब वर्षा शुरू होती है तो जो पेड़ पौधे हैं, तो गर्मी में उनके जो रस गुण विपाक थे, जड़ी बूटियों के, अन्न के, जल के, वो सारे उस वर्षा के कारण वो परिवर्तित हो जाते हैं। हर जगह जल भराव रहता है, अम्लता बढ़ जाती है। बहुत सारे जो मौसम जन्य बीमारियां हैं, मौसम जन्य में कहूँगा कि इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग हैं, उनकी उत्पत्ति
वर्षा ऋतु में होनी शुरू हो जाती है। और वर्षा ऋतु में आप देखेंगे कि एक बड़ी कॉमन बीमारी मलेरिया और मच्छर भी वर्षा ऋतु में पैदा होता है, और उस मच्छर के कारण बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे में होती हैं। वायरस जन्य बीमारियाँ बहुत सारी मच्छर के कारण होती हैं। मलेरिया सदियों से एक सामान्य बीमारी के रूप में पूरी दुनिया के अंदर और खास भारत में भी सब लोग इसको जानते हैं मलेरिया को। अभी मलेरिया ने भी अपने रूप बदले, मलेरिया के भी 3-4 भाग हुए, फिर उसके बाद कोई मारक भी हुआ, उसकी जो स्ट्रेन है अलग अलग उनके हिसाब से, फेल्सीपेरम से लेके वाइवेक्स से लेके। उसके बाद अभी उसी मच्छर के कारण डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये सारे जितने रोग हैं ये सारे जल भराव के कारण है, दूषित जल के कारण है। ये इन्फेक्शस डिजीज है। अभी तो अपने प्रदेश में तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि जहाँ जल को पीने के लिए तो शुद्ध जल लगभग सभी के पास है, नहीं तो दूसरी बीमारियाँ भी अशुद्ध जल पीने के कारण हो जाती हैं, जो हम सब लोग ही जानते हैं कि उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, वॉमिटिंग है, डायरिया है, ज्वर है, ये बहुत सारी बीमारियाँ वर्षा ऋतु में हो जाती हैं। वर्षा के बाद फिर शरद ऋतु आती है जी। शरद ऋतु जो ऋतु इस समय है शरद, ये अपने अंतिम चरण में है इस समय। इस शरद ऋतु में एक तरह से देखें तो जो बीमारियां हैं वो वही बीमारियां रहती हैं जो वर्षा ऋतु की बीमारियां, वो इन्फेक्शन विकराल रूप ले लेते हैं। अभी डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सारी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब हम सर्दियों में प्रवेश कर रहे हैं तो उस लिहाज से क्योंकि अभी कई बार ऐसा होता है कि हमें गर्मी लगती है लेकिन उधर सर्दी की दस्तक भी धीरे धीरे होने लगी है, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस वक्त खास तौर पर हमारी कुछ लापरवाहियों की वजह से हमें घेर लेती है, और ख्याल हमें इस वक्त अपना किस तरह से रखना चाहिए, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो अगर कहें लाइफस्टाइल की बात हो, तो किस तरह से हमें बर्ताव अपना रखना चाहिए? अभी जैसे शरद ऋतु में थोड़ी उष्णता रहती है वातावरण के अंदर, और ये शरद का जो ये ट्रांजैक्शन फेज है एक तरह से, ये संधि काल बोलते हैं इसको। किसी भी ऋतु के अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, ये एक तरह से संक्रमण काल, उसका संधि काल है। तो क्योंकि पहले से हम जिस ऋतु में एक तरह से हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, और क्योंकि नई ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऋतु का मतलब ये है कि तापमान परिवर्तित हो रहा है, वहाँ का वातावरण का जो परिवेश है वो परिवर्तित होता है। अभी धीरे धीरे करके सर्दी बढ़ने लगी है, जैसे जैसे हम दूसरी अगली ऋतु की तरफ चलेंगे तो सर्दी बढ़ेगी। थोड़ा सर्दी के मौसम में जो सावधानियां होनी चाहिए, उन सावधानियों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और ख़ासकर इस संधि काल में वो जो प्रथम सप्ताह है किसी भी ऋतु का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी समय सारे, क्योंकि वो ऋतु परिवर्तित होती है, उस समय असावधानी होने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो इस समय ज़्यादा व्याधियाँ होने की संभावना रहती है ऋतु के संधि काल में। जितने बहुत सारे अगर जनरल आर्टिकल देखें उठा के, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डेडली डिजीज है, जो इन संधि काल में ही होती हैं, और बड़ी दुरूह चिकित्सा होती है उनकी। और तो इसलिए जैसे अभी मान लीजिए कि थोड़ा टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ है, थोड़ा कपड़े का पहनने का ध्यान रखें, और खान पीन में थोड़ा सा उष्ण जल है इसका सेवन करें, जो गर्मी में और बरसात में अमूमन नहीं किया जाता। और क्योंकि शरद के बाद का जो काल है वो थोड़ा लो टेम्परेचर का काल है, खासकर हमारे प्रदेश में तो इस समय ऊपर के भागों में ठंड, अच्छी खासी ठंड है, तो वहाँ पे शरीर को ढक के रखने की और कम खासकर सर्दी से बचाव की विशेष आवश्यकता रहती है। विशेष रूप से बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और वृद्धों में। बच्चों का जो तापमान का प्रभाव है बच्चों के शरीर पे ज़्यादा जल्दी पड़ता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की नेचुरली थोड़ी कम रहती है, तो जो बीमारियां हैं वो बीमारियां उनके शरीर के ऊपर प्रभाव डालने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे जब ये मौसम बदल रहा है और सर्दियां धीरे धीरे आ रही हैं, बहुत लोगों को बुखार की शिकायत, खांसी की शिकायत, गला पकड़ना, ये बहुत आम हो जाता है, तो इसकी वजह क्या है, और आयुर्वेद में क्या इन तमाम बीमारियों का इलाज, और घर पर हम किस तरह से इन तमाम चीज़ों का इलाज कर सकते हैं आसानी से? जैसे मैंने अभी बताया कि बीमारी का जो कारण है
वो कारण बेसिकली है कि मौसम का परिवर्तन, और क्योंकि एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में प्रवेश हमने किया है, तो उसका जो आहार विहार है और अगली ऋतु का आहार विहार है, दोनों में भिन्नता रहती है। तो मौसम जन्य बीमारियां जिन्हें बोलते हैं, उन बीमारियों में खासकर जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि शरद ऋतु का तो ये अंतिम सप्ताह है, अभी हेमंत ऋतु आने वाली है, ठंडी का मौसम है। सुबह गर्म पानी उष्ण जल ले सकते हैं। उष्ण जल का लाभ ये रहता है कि आयुर्वेद की दृष्टि में जो सिद्धांत है चिकित्सा का, अग्नि आधारित चिकित्सा होती है कि अपनी जो पाचकाग्नि है, वो पाचकाग्नि जो है वो दृढ़ रहनी चाहिए, वो मंद नहीं होनी चाहिए। उष्ण जल रात भर जैसे हम सोते हैं तो रात में जो भोजन किया तो सुबह अगर उसका कुछ थोड़ा पार्ट बचा है तो क्योंकि उष्णता के कारण उसके जल्दी पचने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से हो जाती है। और उष्ण जल जो है शरीर के अंदर स्फूर्ति बढ़ाता है, भूख लगाता है, तो सुबह उष्ण जल ले सकते हैं। और उष्ण जल लेने से ही, सुबह सोच से निवृत्त होकर उष्ण जल लेने से ही, गर्म पानी पीने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है शरीर को। खासकर हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु में उष्ण जल की बड़ी उपयोगिता है। उष्ण जल से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। ज्वर है, काश है, और खासकर जिसे फ्लू बोलते हैं, जुकाम है, इनके समस्याओं से बचा जा सकता है। कफ की वृद्धि नहीं होने देता, ये कफ का पाचन करता है, छेदन करता है, कफ का पाचन कर देता है। तो उष्ण जल की बड़ी महत्ता है। और बाकी रीजनली अगर क्षेत्रीय आधार पे जो आहार विहार, जो आहार है, वो किसी भी रोग को का शमन करने में एक तरह से प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था की है कि अगर आप दक्षिण भारत की बात लें तो वहाँ दूसरे तरीके का आहार है, वो लोग उस आहार को लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और हमारे प्रदेश के अंदर और दूसरे जो प्रदेश हैं उनमें जो दूसरे तरह का आहार है उसको लेकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो क्षेत्रीय अपने मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, उनका सेवन किया जाए और सुपाच्य भोजन ले। रात्रि में सोते समय थोड़ा समय से भोजन कर लें। जो लेट नाइट का जो भोजन है वो, क्योंकि बाद में जो पाचन है उसका हो नहीं पाता। अब 10-11 बजे कोई भोजन करेगा तो उसका पाचन नहीं हो पाता, आम रूप में वो बचा रहता है और वो बहुत सारी रोगों का कारण होता है। जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनका सबसे बड़ा कारण जो है वो आम दोष है। तो समय से भोजन, सोने से 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लिया जाए, सुपाच्य हल्का भोजन किया जाए, और तो आदमी स्वस्थ रह सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी की कई बार बात होती है, तो जब ऋतु परिवर्तित होती है ऐसे समय में हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी हो तो हम रोगग्रसित नहीं होंगे। ऐसे में आयुर्वेद के जरिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शामिल करें अपनी डेली लाइफ में, अपने रोज़मर्रा के खाने में, जो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखे ताकि हम बीमार ना पड़े ऐसे मौसम के बदलाव के समय? वो उसको ऋतु के हिसाब से ही मैं बता देता हूँ जी। जैसे सर्दी के मौसम है, आप इसमें जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से जो हमारी इन्फेक्शन, वातावरण के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं उन इन्फेक्शन से लड़ने की जो शरीर की ताकत है, क्षमता है, उसी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। वही इम्यूनिटी है। शरीर का बल बना रहे, तो शरीर का जो बल बना रहे उसके लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो ये है कि ये खासकर मैं बच्चों के लिए बताता हूँ कि जितने ये फास्ट फूड, जंक फूड है, जल्दी डाइजेशन होने वाले हैं, बहुत इनसे बचा जाए। ये बहुत हानिकारक है एक तरह से, और सबसे ज़्यादा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने के जो कारक हैं वो यही हैं। दूसरा ये है कि औषधि के लिए बात बताऊं तो उसमें आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। च्यवनप्राश कोई औषधि नहीं, एक तरह से टॉनिक है वो, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है रोगों से लड़ने की। आंवला है, नींबू है। नींबू देखिए सर्दी के मौसम में भी पूरे प्रदेश के अंदर तमाम तरह के सिट्रस जो वैरायटी हैं उनके फल पके रूप में मिलते हैं, वो सारे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जो अब क्योंकि पूरे भारत के अंदर ही, भारत तो नहीं, मैं उत्तर भारत की बात करूं तो गेहूं मुख्य आहार है एक तरह से, जबकि शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि जो प्रमेह जनक चीज़ें बताई हैं, जो डायबिटीज़
पैदा करने वाली चीज़ें हैं, उनमें गेहूं का भी कहीं नाम है। तो दूसरे जो मोटे अन्न पैदा होते हैं हमारे यहाँ, झिंगोरा है, मंडवा है, बाजरा है, इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, आसानी से इनका पाचन है। और जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन होता है, पाचन के बाद रस बनता है और मल बनता है। मल का शरीर से निष्कासन और रस का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो जाता है शरीर के अंदर, रक्त संचार में मिल जाता है जाके रस जो है, और धातुओं का हमारी पोषण करता है, धातुओं का निर्माण करता है, जिसमें रक्त भी एक धातु है। तो ये पाचन की जो प्रक्रिया है ये स्वस्थ रहे, ऐसा भोजन रहे। अभी मान लीजिए कि रस और मल का निस्तारण सही नहीं होता, मिश्रण सही नहीं होता, बहुत सारे रोग उससे पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये जो अनाज हैं, झिंगोरा है, मंडवा है, बाजरा है, मक्का है, ये सारे जो अनाज है खासकर सर्दी की ऋतु में ये स्वास्थ्यवर्धक हैं और पोषक तत्वों से भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व इनके अंदर पाए जाते हैं। खासकर एक सबसे बड़ी समस्या जो है, जो आजकल कीटनाशकों का छिड़काव है, आप देखिए जो फसल है उसके अंदर किस तरह से कीटनाशकों का बुरी तरह से जो है इस समय उपयोग होता है उसमें। और वो सारे कीटनाशक जो हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और ये जितने फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारे का इनका भी कुछ ना कुछ अंश जो है हमारे भोजन का भाग होता है। वो हमारे शरीर पे जो है को प्रभाव डालते हैं और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ देखने को मिलती है आजकल। आप देखिए ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपरटेंशन है। मैंने देखा मेरी पहाड़ में भी मैं एक चिकित्सक हूँ, तो मैंने देखा कि उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी जहाँ मतलब ही नहीं है शुगर होने का, वहाँ भी डायबिटीज़ पाई जाती है, जबकि आदमी इतना व्यायाम भी करता है उसके बाद भी शुगर पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो इन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का है। स्वास्थ्य से रक्षा करने में, स्वास्थ्य की रक्षा करने में इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी, यानी कि खान पान है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की विशेषकर अगर बात करें, और जैसा कि आपने बताया कि ये शरद ऋतु है, फिर हेमंत ऋतु आएगी, तो इस समय बच्चों का, छोटे बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए, ठंड से कैसे बचाया जाए, धूप में कितनी देर उन्हें बिठाया जाए, तो इस बारे में भी आप बताएं। जैसे ये शरद ऋतु है, अभी तो अंतिम समय है शरद ऋतु का, इस समय सूर्य की किरणें बहुत तीव्र रहती हैं, इस समय ज़्यादा धूप का सेवन नहीं करना। आयुर्वेद में अनेक मनीषियों ने लिखा है शास्त्रों में कि शरद की जो धूप है वो ज्वर कारक होती है, यानी बुखार करती है, इसलिए शरद ऋतु में ज़्यादा धूप का सेवन नहीं करना। आने वाली जो ऋतुएं हैं, खासकर हेमंत है और शिशिर है, इसमें धूप का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे में हाइपोथर्मिया होने की संभावना रहती है जल्दी, उसके शरीर का तापमान जल्दी गिर सकता है, घट सकता है वातावरण के तापमान के हिसाब से। इसलिए उसके शरीर को इस तरह के कपड़ों से ढकें कि वातावरणीय तापमान का जो गिरता तापमान है उसका प्रभाव उसके ऊपर कम रहे। और विशेष रूप से क्योंकि खासकर बच्चों में जो है होता क्या है कि बहुत सारी जो इन्फेक्शन है जैसे ज्वर है और निमोनिया है, खासकर मैं छोटे बच्चों की बात करता हूँ, जल्दी प्रबल रूप से उनके शरीर को प्रभावित करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और उसके इस दोनों के कारण, जो इनका दोनों का जो कारण है वो एक तरह से गिरता वातावरणीय तापमान है। उस वातावरणीय तापमान से उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे गर्म कपड़ों का उपयोग करें और उसको जो है बच्चे को ज़्यादा सर्दी में एक्सपोजर, सर्दी का बाहर से एक्सपोजर ज़्यादा ना रहे, इस तरह की कोशिश बनी रहे तो बच्चा स्वस्थ रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बच्चों की आपने जानकारी दी। बुज़ुर्गों की अगर डॉक्टर साहब हम बात करें तो इस मौसम में ख़ास तौर पर उनको पैर सुन्न होना, हाथ पैर सुन्न होना, पैरों में दर्द होना, छाती में कफ होना, ये समस्याएं काफ़ी बढ़ने लगती हैं। तो बुज़ुर्गों का विशेष तौर पर किस तरह से ध्यान रखा जाए, उन्हें खुद अपना ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए, इस पर भी आप कुछ जानकारी दें। एक सामान्य बात है कि बहुत जल्दी सो के उठ जाते हैं बुज़ुर्ग, और क्योंकि सुबह का जो वातावरण है, सुबह का जो टेम्परेचर है, वर्षा शरद इनमें तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जैसे अभी हेमंत है, दूसरी ऋतु शिशिर है, इनमें सुबह का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। डाउन टेम्परेचर में
से सुरक्षा बुजुर्ग को अपनी करनी चाहिए, बुजुर्गों को अपनी सुरक्षा उनसे करनी चाहिए। बच्चे और बुजुर्ग दोनों का लगभग एक ही जैसे की फिजियोलॉजी है। दोनों में प्रबल संभावना है कि अगर सर्दी का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, लो टेम्परेचर का ज़्यादा एक्सपोजर होगा, तो बहुत सारी बीमारियां, घातक बीमारियां होने की संभावना रहती है। हाथ पैर में जैसे आपने सुन्नता बताई या दर्द बताया, उसके लिए हो सकता है कि बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल भी आते हैं, महानारायण तेल है, पंचगम तेल है, या नहीं तो तिल तेल है, और उसके बाद भी सरसों का तेल है, उसकी आप थोड़ा गुनगुना करके उसकी मालिश कर सकते हैं, तो उससे रक्त का संचार ठीक हो जाता है। और थोड़ा हाइपोथर्मिया जिसे बोलते हैं कि शरीर का जो तापमान है वो वातावरणीय तापमान से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो तेल की जब सतह हो जाती है बॉडी के ऊपर, तो हाइपोथर्मिया की संभावना नहीं रहती, तापमान घटने की संभावना नहीं रहती। और क्योंकि आयुर्वेद में तो तेल को, जितने भी तेल हैं उन सबको दर्द निवारक कहा गया है, तो दर्द की संभावना से भी छुटकारा मिलेगा। और जो रुक्षता है, उस रुक्षता से भी छुटकारा मिलता है। तेल या लेयर तेल की जो सतह है जब बॉडी के ऊपर आ जाती है, तो बहुत सारी इन्फेक्शन उससे नहीं होते, बॉडी के शरीर के जो त्वचा के इन्फेक्शन है वो नहीं होते, हाइपोथर्मिया नहीं होता, और बहुत सारे जो दर्द हैं उन दर्द में भी लाभकारी रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बुजुर्गों को सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाने की आदत होती है, लेकिन धीरे धीरे करके तापमान इतना कम होने लगता है कि क्या उनको सैर पर जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो सही समय कौन सा होता है? क्योंकि कई लोग बहुत सवेरे उठकर चले जाते हैं, तो सर्दियों में खास तौर पर जो आने वाला जो समय है उसमें किस तरह से उनको अपनी सैर का जो समय है वो निर्धारित करना चाहिए? अब ऊपर जो हमारे ऊंचे क्षेत्र हैं उनमें तो कोहरे की समस्या नहीं है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की बहुत बड़ी समस्या है। जब टेम्परेचर लो रहता है तो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की जो परसेंटेज रहनी चाहिए वो कम हो जाती है, और ख़ासकर कोहरे वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, जिससे श्वास प्रश्वास हम लेते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है। और हमारे जो पूरे विसरा है, जो जीवनदायिनी हमारे अंग हैं शरीर के, उन सबको भी ऑक्सीजन की सतत आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कोई आदमी 60 साल की उम्र में उठ के और 5 बजे 4 बजे कोहरे में से निकलते हैं, तो उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए स्वस्थ शरीर को संचालित, अपनी क्रियाएं संचालित करने के लिए, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्योंकि उस वातावरण में कोहरे के कारण कम है, तो ये बहुत संभावना रहती है कि उनको जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो व्याधि है, और वो कई बार घातक भी होती हैं, कार्डियक बीमारी में भी परिवर्तित हो जाती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कि कम से कम उस कोहरे वाले स्थानों पे बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग में वॉक करना ठीक नहीं है उसको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब गर्भवती महिलाओं की अगर बात करें तो इस मौसम में खास तौर पर सर्दियों में, और वैसे भी जब ऋतु परिवर्तित होती है, तो उनको खास तौर पर किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि सर्दियों की अगर बात करें तो खान पान में हमारा बहुत गर्म चीज़ों का सेवन भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, तो खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? माता और शिशु जो है, क्योंकि शिशु को भी अलग से ऊर्जा चाहिए, माता के गर्भ में जो शिशु है उसको भी ऊर्जा चाहिए, और माता को भी अपने जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो सुपाच्य भोजन करें, और ख़ासकर मैंने जो अभी बताया कि ये जो कब्ज वाली समस्याएं हैं, कम से कम गर्भकाल में ऐसा आहार विहार का सेवन करें कि कब्ज की समस्या ना होने पाए। और ठंडी के मौसम में थोड़ा ठंड से बचने के जो उपाय हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से मैंने भी बच्चों में और वृद्धों में बताया, तो उतनी ही संवेदनशील माता भी है, गर्भवती माँ भी उतनी संवेदनशील है, इसलिए उनको भी उस ठंड से बचना, और हल्का व्यायाम करें, और सुपाच्य भोजन लें, और उसके बाद सुपाच्य भोजन लें और इतना भोजन लें कि ऊर्जा की पूरी पूर्ति हो जाए, माँ और शिशु दोनों की ऊर्जा की पूर्ति होती रहे। तो इस तरह से एक गर्भवती माता का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, त्वचा की अगर बात करें तो जब ऋतु परिवर्तित होती है तो त्वचा में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। कईयों को खुश्की की समस्या होती है, या उंगली में सूजन की समस्या होती है, इचिंग होती है, तो ये किस तरह के बदलाव हैं, क्यों ये होते हैं, और आयुर्वेद के जरिए हम किस तरह से अपनी जो त्वचा है उसका ख्याल रख सकते हैं? ये सारी बीमारियाँ जितनी आपने मुझे अभी जिनकी चर्चा आपने की, ये सारे रोग खासकर सर्दी की ऋतु में होते हैं,
और इसलिए होते हैं कि टेम्परेचर, वातावरण का जो तापमान है वो थोड़ा लो रहता है, उसके कारण जो रक्त का संचार है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वातावरण के तापमान के आधार पे ही सारी जीव जंतु और मनुष्य जो है उनके शरीर की गतियाँ भी उसी हिसाब से संचालित होती हैं। तो वो तो संचार है वो थोड़ा स्लगिश हो जाता है, और उसके कारण जो हमारी दूसरी फिजियोलॉजी जो एक्टिविटी हमारे अंदर होती, शरीर के अंदर होती हैं, वो भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। अभी जैसे आपने कहा कि सूजन खासकर उंगलियों पे, पैर में, हाथ में, इनमें सूजन आ जाती है, ये लो टेम्परेचर में आती है जब लंबे समय तक निम्न तापमान का एक्सपोजर होता है किसी भी शरीर के अंग को, तो उसका वहाँ का जो लोकल टेम्परेचर है वो घट जाता है, और उसके कारण जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन पूरी तरह से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता। उसके लिए ये कर सकते हैं कि उष्ण जल का सेवन करें और उष्ण जल में ही उनकी सफाई भी करें उन अंगों की। और आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट होता है छोटा सा कि आप नमक को जो है, सेंधा नमक या वैसे सामान्य जो हम नमक यूज करते हैं उसको सरसों के तेल में मिला के, उष्ण सरसों का तेल थोड़ा गर्म कर लें, उसको तिल तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, उसे मिला के और उन अंगों के ऊपर उसकी एक तरह से मालिश कर लें, और फिर उनको थोड़ा हीट, जो कोल्ड का एक्सपोजर है उस कोल्ड के एक्सपोजर से बचा के रखें, तो उसमें निश्चित रूप से आराम हो जाता है। बिल्कुल, और खुश्की में भी कहीं ना कहीं मालिश पर हम ध्यान दे सकते हैं। जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।